देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक और गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि ये जो दूसरा अनुप्रयोग आपने पढ़ा है, तो जो तीसरा अनुप्रयोग है वो भी इसी पैटर्न पर आधारित है। तो फिर यहां देखिए कि मैं इस दूसरे वाले में जो है क्या चेंज करता हूं जिससे कि तीसरे वाला अनुप्रयोग बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण था ये, लेकिन अब हमारे पास अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत की बजाय चालक पट्टिका हो जाएगा। तो फिर यहां हम क्या लिख दें, आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये गाउस के नियम का कौन सा अनुप्रयोग हो गया, ये तीसरा अनुप्रयोग हो गया। सिर्फ अचालक परत की जगह क्या लिख दिया जाए, चालक पट्टिका। जैसे मेरे पास में ये डस्टर है, ये किसी चालक का बना हुआ हो, जैसे तांबा है, सिल्वर है, उसका बना हुआ हो, और इसको आवेशित कर दिया जाए तो ये एक चालक पट्टिका हो जाएगी। और यहां मैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहूं तो फिर मैं गाउस के नियम के प्रयोग से कैसे करूंगा। तो अब हमें यहाँ थोड़ी इस चित्र की बनावट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपके पास में एक तरीके से अचालक परत या कोई प्लास्टिक की सीट है या कोई पॉलीथीन की थैली थी, लेकिन मैं इसकी जगह चालक पट्टिका लेता हूं तो फिर फिगर में भी परिवर्तन होगा। तो ये जो फिगर में परिवर्तन है आपके पास, वो हम एक चालक पट्टिका बना दें अपरिमित आकार की। तो ये जो है एक चालक पट्टिका, जो कि मैं भी डस्टर टाइप बता रहा था आपको, उस तरह की ये चालक पट्टिका हमने बना दी। चलिए, अब इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस में भी हम एक बेलनाकार पृष्ठ लेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे ये हमारे पास में जो पृष्ठ है बेलनाकार जो हम चुनेंगे, तो ये भाग इसका इस चालक के अंदर जाएगा। ये चालक के अंदर चला गया। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये भाग जो है यहाँ पर इनसाइड है और ये चालक पट्टिका जो है वो आवेशित है। पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये भी पृष्ठ जो है सतत आवेश पृष्ठ आवेश वितरण का ही उदाहरण बनता है। तो ये हमारे पास में चालक जो पट्टिका है इसकी सतह पर आवेश होगा, लेकिन इनसाइड मैं मान लेता हूं कि विद्युत क्षेत्र E है और यहाँ जो है क्षेत्रफल अल्पांश ds है। लेकिन एक बात यहां ध्यान देनी पड़ेगी कि इन साइड जो होगा E की वैल्यू यहां 0 होती है। ये बात हम आगे प्रूव करेंगे कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अब ये आपके पास में सिग्मा, तो अब यही वो क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S, तो इसे भी हम तीन पृष्ठों से निर्मित मान लें, ये S1, ये S2, एक ये वृत्ताकार भाग, ये फिर S3। तो ये चित्र बन करके तैयार है चालक पट्टिका के लिए। हम पहले वाले आर्टिकल को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें तो ये तीसरे वाला आर्टिकल जो है वो बन जाता है, तो फिर दिक्कत भी नहीं होती। चलिए, अब हम यहां से इसकी भूमिका को लिखते हैं। तो यहाँ चित्र में सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व की अपरिमित अचालक परत दर्शाई गई है। तो मैं अपरिमित अचालक परत की जगह क्या लिख दूं, अपरिमित चालक पट्टिका। चालक पट्टिका के लिए दर्शाई गई है, जिसके कारण बिंदु P पर, ये P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ कल्पित करते हैं और इस पृष्ठ को तीन पृष्ठों S1, S2 एवं S3 से बना मान सकते हैं। इट मीन्स अब इसमें कोई ये नो चेंज है, कोई परिवर्तन नहीं है। क्लियर? तो देखिए, पहले वाले आर्टिकल जो किया है उसी से आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो वही बारी बारी से हम पृष्ठ S1 से निर्गत फ्लक्स, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो यही वो फार्मूला जो सेम पहले वाले आर्टिकल में काम कर रहा था। यहाँ भी E और ds वो सेम डायरेक्शन में है, तो फिर समांतर होने की वजह से थीटा क्या हो गया, 0। तो फिर यहाँ से फाई S1 E ds cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो फिर E इंटू ds इंटीग्रेशन ऑफ S1, तो ये चीज आपके पास में ES आ गई। क्लियर? अब हम पृष्ठ S2 की बात करें तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ E और ds आपस में लंबवत हैं,
90 डिग्री पर हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ ई लंबवत ds, थीटा का मान 90, तो फिर ऐसी स्थिति में फाई s2 की वैल्यू ई ds cos 90, फाई s2 क्या बन गया 0। चलिए अब हम प्रश्न s3 की बात करते हैं। परिवर्तन यहां होना है, वो परिवर्तन क्या होगा देखिए, क्योंकि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है 0, इसलिए यहाँ E का मान हमें क्या लिखना पड़ेगा 0। तो फिर मैं यहां से यहां बता देता हूं कि E का मान क्या हो गया 0, और E का मान 0 होने से ये E का मान हो गया 0। तो चूंकि E बराबर 0 और E 0 हो गया, तो फिर ये स्टेप भी क्या बन गई 0। इसका मतलब ये हमारे पास में 0 बन गया S3 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, जो कि चालक पट्टिका के अंदर है। अब हम इन वही फार्मूला, सारा फ्लक्स यही आएगा। अब परिवर्तन कहाँ होगा, अब ये S5 S3 का मान 0 बन जाएगा, तो ये 0, तो फिर यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा ES ही बचेगा, तो ES लिख दिया। अब गाउस का नियम लगाएं, तो गाउस का नियम तो ऐसे ही लगेगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब जब इन दोनों फ्लक्स को हम बराबर करेंगे, किसको ES को और इसको, तो फिर ये 2 यहां से भी हट गया, तो फिर यहाँ ये 2 यहां से भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो फिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 को यहां से भी रिमूव कर दें, हटा दें, तो फिर यहां से आप ये सदिश रूप में लिख सकते हैं। लेकिन E एवं R में ग्राफीय निरूपण सेम वैसा ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं। E एवं सिग्मा में जो परिवर्तन आएगा, E और सिग्मा में जो परिवर्तन, E और सिग्मा में, ये सिग्मा है यहाँ पर, सिग्मा के मध्य जो परिग्राफीय निरूपण आएगा वो आपका सेम ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है इस आर्टिकल को कर सकते हैं। क्लियर ये बात? तो इसका मतलब जो दूसरा जो हमारे पास में अनुप्रयोग था, उसी अनुप्रयोग को हम तीसरे अनुप्रयोग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा परिवर्तन करके। अब रही बात ये कि हमने यहाँ पर वेदनाकार पृष्ठ को इधर क्यों नहीं लिया, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो इसके पृष्ठ से लेकर के और यहाँ आगे के बिंदुओं तक तो है, लेकिन जैसे ही हम इन साइड जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है या संततता खत्म हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम इधर जो है उस बेलनाकार पृष्ठ को नहीं लिख सकते, क्योंकि इन साइड फिर जो है विद्युत क्षेत्र संतत नहीं रहा, जबकि यहाँ विद्युत क्षेत्र का संतत रहना क्या होता है आवश्यक होता है। इस तरीके से हम इस आर्टिकल को पूरा कर सकते हैं। तो मैं एक बता देता हूं आपको कि जो है अभी तक हमने जो है वो 3 अनुप्रयोग किए हैं गाउस के नियम के। पहला, रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। नंबर 2, किसी समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और नंबर 3, किसी जो है समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये 3 अनुप्रयोग हो गए, तीनों ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो इस तरीके से 3 अनुप्रयोग आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर? अब पृष्ठ आवेश वितरण से संबंधित कुछ उदाहरण हम लेते हैं। तो उनमें से पहला उदाहरण है एग्जाम्पल 2.12 पेज नंबर 36 पे। ये उदाहरण क्या कहता है कि आपको एक समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत दर्शाई गई है जिस पर आवेश Q और उसका क्षेत्रफल A है। तो यहाँ जो दिया गया है वो क्षेत्रफल तो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको हम SI मात्रक में ऐसे लिख सकते हैं। और दे रखा है आवेश 17.70 माइक्रोकूलम, तो 17.70 गुणा 10 की घात -6 कूलम। और आपको निकालना है कि यहाँ कोई बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी। चलिए, हमने डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन में क्या आया था, किसी समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो फार्मूला E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्लियर? लेकिन अब हमें यहां सिग्मा नहीं मालूम, पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं दे रखा है। देखो दी हुई चीजें तो यही है ना, लेकिन हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे में क्षेत्रफल। इसलिए हम यहां पर जो है सिग्मा बराबर लिख सकते हैं आवेश बटे में क्षेत्रफल Q अपॉन A। तो फिर ये सिग्मा की वैल्यू यहां रख दी जाए तो 1/2 एप्सिलॉन तो सेपरेट हो गया और सिग्मा की जगह क्या रख दिया Q अपॉन में A। अब आप E को इजी वे में ज्ञात कर सकते हो क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो Q का मान रख दीजिए 17.70 गुणा 10 की घात -6, 2 गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 10 की घात -12
और क्षेत्रफल कितना हो गया 10 की घात -4। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 10 की घात -12 और 4 माइनस के 16 हो गई। ये माइनस के 16 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 16 में से 6 कम हो जाएंगे तो प्लस के 10 बच जाएंगे। इसलिए ये 10 की पावर 10 तो अलग हो गई, लेकिन इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 17.70 आएगा, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो सकती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये किससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम आ गया। इसका मतलब अगले ने जो है विद्युत क्षेत्र जो पूछा उसमें डायरेक्ट वैल्यू सिग्मा न दे करके सिग्मा को जो है वो अलग से ज्ञात करवाया Q/A के तरीके से, तब हम जो है E का मान ज्ञात कर पाए। तो ये पृष्ठ आवेश वितरण का उदाहरण हो गया। लेकिन एक अगला उदाहरण और है 2.13/37 पेज नंबर के ऊपर देखिए। ये उदाहरण क्या कहता है कि आपके पास में एक समरूप अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका है, क्लियर, और यहाँ इसका पृष्ठ आवेश मतलब सिग्मा मान लो, तो सिग्मा दे भी रखा है, सिग्मा बराबर 4 × 10 की घात -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ इस पट्टिका से कुछ दूरी के ऊपर निकल यहाँ आवेश क्यों रखा गया है जिसका मान 2 × 10 की घात -6 कूलम है। अब पूछा यह गया है कि इस आवेशित चालक पट्टिका के कारण ये आवेश कितना बल अनुभव करेगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए वही बात कि जब हमें जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भौतिक महत्व से हम बल F बराबर क्या लिख सकते हैं QE। तो Q तो हमें मालूम है, लेकिन इस बिंदु पर हमें E का मान चाहिए, इसका मान चाहिए E का मान। लेकिन हमने आर्टिकल पढ़ा है इस समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर σ/ε0 होती है, क्लियर। तो फिर इस E की वैल्यू को यहां रख देंगे, तो इसमें E का मान रख दिया तो F बराबर Q σ/ε0 आ गया। Q का तो Q लिखा गया और E की जगह σ/ε0 लिखा गया। अब ये जो फार्मूला बना, इस फार्मूले से बल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सारी वैल्यू अवेलेबल है, Q का मान अवेलेबल है, ये रहा, सिग्मा का मान अवेलेबल है, ये रहा, ε0 एक कांस्टेंट है, उसे हम जानते ही हैं। तो फिर हम यहाँ लिखते हैं Q की वैल्यू लिखी 2 × 10 की घात -6 इंटू सिग्मा की वैल्यू लिखी 4 × 10 की घात -6 और ये ε0 की वैल्यू रख दी। लेकिन हम ध्यान दें 10 की घात -6, 10 की घात -6 कितनी हो गई 10 की घात -12, 10 की घात -12 इससे क्या हो गया कैंसिल, 4 दूनी 8, तो 8 बटे में 8.54। तो अब 8.54 का भाग 8 में देंगे तो हमारे पास में इतना न्यूटन आ जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही फॉर्मूलों में, दोनों ही जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करवाई गई है। यहाँ किसके लिए, बल ज्ञात करने के लिए, और यहाँ पर आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E ज्ञात करनी थी, लेकिन यहाँ सिग्मा नहीं मालूम था। इस तरीके से ये पृष्ठ आवेश वितरण के 2 एग्जाम्पल आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और इनको रिपीट कर लीजिए, क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम गाउस का जो तीसरा अनुप्रयोग है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो गाउस का तीसरा अनुप्रयोग क्या है, देखिए। किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश या ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आपके पास में एक गोलीय कोश भी हो सकता है, खोखला चालक गोला, और एक ठोस चालक गोला भी हो सकता है। दोनों के लिए ये आर्टिकल जो है वो सेम होगा। तो हम चाहते हैं, देखिए यहां पर गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। लेकिन जैसे ये एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें वो जो बिंदु हम लेंगे उस बिंदु की 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या, ये जो चालक गोलीय कोश है इसके बाहर वो बिंदु आ जाए। नंबर 2, ये बिंदु P जो है वो चालक गोले के पृष्ठ पर आ जाए। और नंबर 3 क्या, ये बिंदु इनसाइड या अंदर की तरफ हो जाए। तो फिर हम कह सकते हैं कि किसी चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 बिंदुओं पर ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1, जब बिंदु चालक गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। नंबर 2, चालक गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो। और नंबर 3, चालक गोलीय कोश के अंदर स्थित हो।
तो 3 स्थितियों के लिए 1 बाय 1 हम आर्टिकल लेते हैं। तो पहले वाला देखो, जब बिंदु समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर क्या चीज है? आर है चालक गोलीय कोश की त्रिज्या, और आर क्या है? ये उस बिंदु की स्थिति है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर यह बिंदु पी है, और इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें जो है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ई मान ली, लेकिन ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग से ऐसा करना है। लेकिन गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ का की कल्पना करते हैं। तो फिर मैं इस दिए गए आवेशित चालक गोलीय कोश के चारों ओर और स्मॉल आर त्रिज्या की एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, एक जो है गोलाकार जो पृष्ठ है, उसको हम मान लेते हैं। तो ये वो गाउसियन पृष्ठ है, ये कल्पित पृष्ठ है, ये खाली दिया गया चालक जो है आवेशित गोलीय कोश है, और ये हमने जो है वो पृष्ठ मान ली, और उस पृष्ठ के ऊपर बिंदु ये पी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है, और हम इस बिंदु पी के ऊपर एक अल्पांश सदिश क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं? ds ले लेते हैं। क्लियर? तो फिर हम इस फिगर में जो दी गई बातें हैं उनको हम लिख लें। देखिए क्या क्या चित्र में कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप क्यू आवेश से आवेशित चालक गोलीय कोश दर्शाया गया है। देखो ये रहा, ये कैपिटल आर त्रिज्या का और क्यू आवेश से आवेशित चालक गोलीय कोश दर्शाया गया है, जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या की गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ये गाउसियन पृष्ठ है जिसकी रचना हम करते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, और ये पृष्ठ कैसी है? ये पृष्ठ गोलाकार, इसकी हम रचना करते हैं। ठीक है, अब बिंदु P पर हमने जो है वो अल्पांश सदिश क्षेत्रफल ds लिया, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मानी। तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है फ्लक्स d फाई बराबर बिंदु P पर अल्पांश सदिश क्षेत्रफल ds से निर्गत फ्लक्स d फाई बराबर E डॉट ds। तो फिर हम ये हमारे पास अदिश गुणनफल है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे तो E ds cos थीटा। लेकिन आप बिंदु P पर आइए, इस P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय भार की ओर होगी, तो उसकी दिशा जो है वो ये दिखा दी। लेकिन यहाँ अल्पांश सदिश जो क्षेत्रफल लिया गया है, इस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो अभिलंब की दिशा जो है यही अभिलंब भी होगा, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ E समांतर है किसके? ds के, अर्थात थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो फिर ये थीटा का मान यहाँ रख दें तो d फाई बराबर E ds cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो फिर ये E ds आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गई 1। लेकिन हमें केवल इस अल्पांश सदिश क्षेत्रफल से ही गुजरने वाला फ्लक्स नहीं निकालना, हमने ये जो काल्पनिक पृष्ठ मानी है, इस काल्पनिक संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये ज्ञात करना है। तो फिर संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स समीकरण 1 के समाकलन से, तो फिर भाई समाकलन eds, ये समीकरण 1 का समाकलन कर दिया। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम इसके सेंटर से जो है वो हमारे पास स्मॉल r दूरी के ऊपर सब जगह सेम होगा, इसलिए ये कांस्टेंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसलिए ये जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, E इंटीग्रेशन ऑफ ds। लेकिन ds का इंटीग्रेशन करोगे, स्मॉल r त्रिज्या की पृष्ठ पर ये ds मौजूद है, और इस पूरी को इंटीग्रेट करोगे, अर्थात इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल हम कैसे लिखेंगे? इस इंटीग्रेशन ऑफ ds को 4 पाई r स्क्वायर। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल 4 पाई r स्क्वायर। तो फिर ये हमने E इंटू 4 पाई r स्क्वायर कर दिया, तो फ्लक्स कितना आया? इस भारी वाली पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आया? ये समीकरण नंबर 2 हो गई। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? गाउस के नियम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक ही कंसेप्ट काम करती है कि पहले परिभाषा की मदद से फ्लक्स निकालें और उसके बाद में गाउस के नियम से फ्लक्स निकालें, दोनों को बराबर कर दें। ठीक है, लेकिन गाउस के नियम से फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारे पास जो पृष्ठ है इसके अंदर कुल कितना आवेश मौजूद है? स्मॉल क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर समीकरण ये 2 है और ये जो है हमारे पास में समीकरण 3 है, समीकरण 3 है। तो इस समीकरण 3 एक समीकरण नंबर 2 व 3 से, तो 2 व 3 से, 2 व 3 से, 2 व 3 से ये समीकरण नंबर कितनी आ गई? 4। क्या किया हमने यहां पर जो है E इंटू 4πr² के बराबर किसको लिख दिया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को। तो फिर E का मान आ गया Q अपॉन में 4π नॉट r²। लेकिन अब एक बात और है, हम इसको पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के पद में लिखें तो कैसे लिखेंगे? क्यों? ये पृष्ठ आवेश वितरण का एक उदाहरण है, तो इसे पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में कैसे लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये Q है, इसको मैं क्षेत्रफल 4πr² से भाग दे दूं और 4πr² से इधर गुणा कर दूं, तो फिर ऐसा कर देने से 4πr² कैंसिल हो जाता है, तो इस स्टेप पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन Q अपॉन 4πr² मतलब आवेश बटे में क्षेत्रफल, इसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो फिर इसकी जगह यहां पर क्या लिख दिया गया? सिग्मा। 4π से 4π कट गया, कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r², ये चीज यहां पर आ गई। इसका मतलब अब आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा के पद में चली गई। तो फिर ये हमारे पास में समीकरण नंबर जो है वो हो गई 5, ये 5। तो फिर ये सिग्मा के पद में आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट बात क्या आती है वो देखिए, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। ये तो कौन सा हुआ? ये तो हुआ कि जब बिंदु जो है वो आवेशित चालक गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। लेकिन सपोज कीजिए कि ये बिंदु P इस पृष्ठ पर ही आ जाता, तो ऐसी स्थिति में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाती। तो फिर हमें क्या करना है? देखिए, इस समीकरण 4 और 5 में, कौन कौन सी में? समीकरण 4 और 5 में, 4 व 5 में, क्या किया? ये मान रख दी। तो ये मान रख देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगी ये समीकरण नंबर 6 आ जाएगी। तो ये 7 हो गई। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें चाहिए पृष्ठ पर, P बिंदु को पृष्ठ पे लाओगे, स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 4 क्या कहती है? समीकरण 4 कहती है स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो। रखते ही ये पूरा फार्मूला सरफेस के लिए बन गया। सिग्मा के पद में लिखना है, पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में लिखना है, तो स्मॉल r की जगह भी क्या लिख दो? स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R लिख दो। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R² कर दिया, तो r² से r² कैंसिल हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका मतलब ये आपके पास में दूसरी कंडीशन हो गई कि जब बिंदु समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के ऊपर ऐसे लिखी जाती है और सिग्मा के पद में ऐसे लिखी जाती है। क्लियर? अब हमारे पास बात आती है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब बिंदु जो है वो आवेशित चालक गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर चला जाए, जैसे ये चालक गोलीय कोश है और ये अंदर बिंदु P हो गया। अब बिंदु P अंदर चला जाए, अर्थात स्मॉल r की वैल्यू ये स्मॉल r है और ये हमारे पास में कैपिटल R है, ये कैपिटल R। तो अब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है, अर्थात बिंदु अंदर है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इस बिंदु P के ऊपर हमने अल्पांश सदिश क्षेत्रफल ds मान लिया इस बिंदु के ऊपर, और इस बिंदु के ऊपर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E in मान ली। तो फिर पहले के मुताबिक इस ds से निकलने वाला फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा? d फाई इक्वल E in डॉट ds वेक्टर। ये जो है परिभाषा से ये आ गया। तो फिर E इनसाइड ds कोस थीटा, लेकिन इनसाइड के लिए इस P बिंदु के ऊपर यदि हम E in की और ds की डायरेक्शन देखें तो वो सेम है। तो E in पैरेलल है किसके? ds के। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। तो फिर d फाई बराबर हो गया E in ds कोस 0। तो d फाई बराबर E in ds। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। तो अब हम इसके आगे जस्ट नेक्स्ट करते हैं। तो ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये तुम्हारा फर्स्ट आर्टिकल है, जब बिंदु कहां स्थित हो? चालक गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तो उसके कारण जो फ्लक्स आता है वो फ्लक्स हमारे पास में समीकरण 4 और समीकरण 5 में आता है। फिर हमने जाना है पृष्ठ के ऊपर, तो पृष्ठ पे जाने के लिए सिर्फ समीकरण 4 और 5 का ही यूज करना है। स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देना है। तो जैसे ही हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करते हैं तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे आ जाती है, सिग्मा के पद में ऐसे आ जाती है।
फिर हमें उस बिंदु को अंदर लेके जाना है, तो ये वो कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष है, ये बिंदु पी इनसाइड है। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इनसाइड के लिए, तो फिर अल्पांश सदिश क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स परिभाषा की मदद से ये समीकरण नंबर 1 के अंदर डी फाई इक्वल ई इन डी एस आ जाएगा। क्लियर? तो ये हम हमारे पास में हो गई समीकरण नंबर 1। अब हम जस्ट इसके आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब ये स्टेप जो आ रही है डी फाई इक्वल ई इन डी एस, इसके आगे इससे निकलने वाला फ्लक्स आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इनसाइड जो हमने ये फर्स्ट कंसीडर की है, इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। इसलिए संपूर्ण गोलीय पृष्ठीय निर्गत फ्लक्स के लिए हम समीकरण 1 का समाकलन कर देंगे। तो फाई इक्वल ई इन का मतलब इनसाइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई इन इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। तो फिर ई इन इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की वैल्यू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अंदर वाली पृष्ठ का जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो फिर ई इन इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो फिर फाई इक्वल ई इन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। क्लियर? लेकिन गाउस का नियम क्या कहता है कि सिंगल स्टेप में फ्लक्स आता है ना, तो फिर फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप ध्यान दीजिए इस पृष्ठ के अंदर आवेश मौजूद नहीं है, आवेश तो इस भारी पृष्ठ पर मौजूद है, इसलिए इनसाइड जो आवेश है वो Q का मान 0 माना जाएगा। क्योंकि Q का मान क्या है 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया 0। तो फाई की वैल्यू गाउस के नियम से क्या आ गई 0। तो फिर समीकरण 2 और समीकरण 3 से इस ई इन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर को किसके बराबर कर दें 0 के बराबर। तो ऐसा करने से ई इन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात किसी भी चालक गोलीय कोष, समरूप आवेशित चालक गोलीय कोष या ठोस चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फिर ई इन इक्वल क्या आ गया 0। अब हम तीनों स्थितियों के लिए ग्राफीय निरूपण करें ई एवं आर में। तो देखिए सबसे पहले पहली स्थिति थी कि बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये था जब आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर था। पृष्ठ के लिए वैल्यू ये थी Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। कब? जब आर की वैल्यू किसके बराबर है कैपिटल आर के। और ई इनसाइड की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ये तीन रिजल्ट हैं जब आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर। अब इन तीनों रिजल्ट्स के लिए ये तीन रिजल्ट ही पढ़े हमने, ठीक है, ये बाहर के लिए, ये सतह के लिए, ये जो है इनसाइड के लिए। तो अब ग्राफ बनाएंगे तो जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है अर्थात हम चालक गोलीय कोष के अंदर हो तब तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही हम स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर अर्थात हम किस पर जाएं पृष्ठ पर जाएं तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पृष्ठ के ऊपर ये हमने निकाला ही था ये रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर की तरफ जाएंगे मतलब ये स्मॉल आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो फिर ग्राफ का कैसा पैटर्न चलेगा, सेंटर जो है वहां से चलना शुरू किया। जब तक पृष्ठ पर जाएंगे तब तक ई इन की वैल्यू क्या बनी रहेगी 0 इनसाइड। जैसे ही पृष्ठ पर जाएंगे अधिकतम हो जाएगी, जैसे ही पृष्ठ से बाहर निकलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कम होती जाएगी। तो तीनों के लिए ये कलेक्टिव जो है वो ग्राफीय निरूपण इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। तो आपको नोट कर लेना है और इनको जो है एक बार से फिर आप रिपीट कर लोगे। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से जो है ये तुम्हारा गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग और हो गया जिसके अंदर हम किसी चालक गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर?